हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने बच्चों पिछले क्लास में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित अध्याय को विस्तार पूर्वक हम लोगों ने चर्चा किया था। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का अनुप्रयोग किस प्रकार किया जाता है और साथ ही विद्युत जनित्र का निर्माण सिद्धांत क्रियाविधि इस कैसे किया जाता है तथा साथ ही उसमें दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न होते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग पिछले क्लास में बच्चों बहुत सारे बातों को सीखा था, जाना था, तो उसी क्लास को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे बच्चों। और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का जो अनुप्रयोग होता है हम लोग उसके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से उसको जानते होंगे बच्चों, है कि नहीं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के नियम होते हैं, है कि नहीं। इसमें क्या होते हैं कि हम अपने दाहिने हाथ के 3 अंगुली को, अंगूठा को, प्रथमा को और मध्यमा को परस्पर लंबवत दिशा में इस प्रकार फैलाते हैं कि प्रथमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा गति की दिशा तथा मध्यमा जो होती है उस धातु में या उस चालक तार में प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है ना। तो ये सारी नियमों को जानने के बाद हम लोग आज अनुप्रयोग करके देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर टॉपिक्स को पहले लिख देते हैं बच्चों कि ये टॉपिक्स क्या है मेरा। तो टॉपिक्स मेरा यहाँ पर है बच्चों के फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का अनुप्रयोग, है ना। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का अनुप्रयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं। चलिए हम लोग 2 से 3 हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, 2 ही 3, इसमें हम लोगों को समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है। तो मान लेते हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र जो है मैंने यहाँ पर उसको दर्शाया है क्रॉस से साइन से। आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि क्रॉस साइन का मतलब क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है। तो ये बात आप लोग जानते होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्रॉस से जब दर्शाया जा रहा है तो इसकी दिशा बताया जाता है कि वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होता है। और यहाँ पर एक हम लोग क्या कर देते हैं, एक चालक तार को हम लोग रखते हैं, है कि नहीं। चालक तार को हम लोग इस प्रकार रखते हैं बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये एक चालक तार है जिसका नाम PQ है। हम लोग यहाँ पर दे देते हैं ये PQ है। और ये क्या होगा, देख पा रहे होंगे कि इसको हम लोग मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर हम लोग इसको खींचते हैं। इस प्रकार हम लोग इसमें F बल लगा करके बाहर की ओर खींचते हैं। तो खींचने से क्या होगा कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध है कि नहीं। जब ये चुंबकीय, ये जो PQ जो चालक तार आप देख पा रहे हैं कि ये जब चुंबकीय क्षेत्र में जब स्थिर रहता है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे ही जब इसमें गति दिया जाता है या इसको चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर खींचा जाता है तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध है उसमें परिवर्तन आता है, जिसके वजह से इसमें धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा की दिशा हम लोग फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करके हम लोग जानते हैं। तो ये नियम आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों। तो ये देखिए इसमें क्या है, 3 अंगुली को मैंने परस्पर लंबवत दिशा में फैलाया, ये प्रथमा है और ये मध्यमा है। तो प्रथमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है जो कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है ना। और अंगूठा आप देख पा रहे हैं कि ये वाला अंगूठा है जो गति हम वस्तु को इधर की ओर, तार को इधर की ओर खींच रहे हैं। तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर होगी। इसका मतलब है कि इसमें प्रेरित धारा की दिशा ऊपर की ओर होगी, इस प्रकार होगी।
है ना। तो इसको आप लोग अपने हाथ से प्रैक्टिस करके इसको देखेंगे। तो एक दूसरा चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बनाते हैं बच्चों, ये डॉट साइन से हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा, है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत ठीक ऊपर की ओर होती है। और इसमें एक चालक तार को हम लोग इस प्रकार रखते हैं। अब क्या करेंगे, चालक तार को हम लोग इधर की ओर, जैसे इसमें इधर की ओर हम लोग ने गति दिया, अब इसमें इसको इधर की ओर हम गति देंगे तो कह सकते हैं कि इस चालक तार में धारा जो प्रेरित होगी उसकी दिशा किधर होगी। तो फ्लेमिंग के हम लोग दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करेंगे। इसमें हम लोगों को इस प्रकार हम लोगों को क्या करना है बच्चों, हम लोगों को इस प्रकार आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक उसके विपरीत इस तरह करके, है कि नहीं, इस तरह करके हम लोगों को करना होगा। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आप देख पा रहे हैं कि किधर है चुंबकीय क्षेत्र, मेरे हाथ को अच्छी तरह से देखें, ये दिख नहीं रहा होगा, ये हाथ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतला रहा है जो कि ऊपर की ओर है। चालक को हम लोग इधर की ओर गति दे रहे हैं तो इसमें धारा किधर प्रेरित होगी, इसमें धारा ऊपर की ओर प्रेरित होगी। इसका मतलब है कि इसमें आप देखिए, इसमें धारा किधर प्रेरित होगी, इधर की ओर, पीछे की ओर प्रेरित हो रही है। इसका मतलब है कि इसमें धारा नीचे की ओर प्रेरित होगी। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके इसमें भी देख सकते हैं बच्चों। तो बहुत सारा नियम है, आप लोग अपने से चालक तार को रखें चुंबकीय क्षेत्र में और उसमें प्रेरित होने वाले धारा की दिशा को जानने का इसमें प्रयास करें। आप लोग 3 अंगुली को परस्पर लंबवत दिशा में फैलाएं। जिधर आप चुंबकीय क्षेत्र दे रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र वाले अंगुली को उधर फैलाएं। जिधर आप गति दे रहे हैं अंगूठा को आप उधर फैलाएं। तो जो तीसरी अंगुली मध्यमा होगी वो आपके चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बतलाएगा। इसे आप अपने घर में प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इस लेसन को आगे पढ़ाते हैं और हम लोग ये बात जानने का प्रयास करते हैं कि, है ना, ये जो धारा प्रेरित होती है इसका क्या काम है। देखिए तो क्या काम होता है, इसका उपयोग क्या है। प्रेरित धारा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, उपयोग में लाते हैं इसको। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है बच्चों कि ये प्रेरित धारा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। अर्थात इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, प्रेरण का उपयोग क्या क्या है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो इसका सबसे पहला जो उपयोग होता है बच्चों, इसका सबसे पहला इसका जो नियम है बच्चों हम लोग जानते हैं, है कि नहीं, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, विद्युत जनित्र के निर्माण में हम लोग करते हैं। विद्युत जनित्र के निर्माण में, विद्युत जनित्र के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। पहला उपयोग हो गया। उसके बाद दूसरा उपयोग जो होता है बच्चों, आप लोग अक्सर देखे होंगे कि बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर मतलब जो स्पीड दिखाता है कि आपका बाइक कितना स्पीड चल रहा है, वो कांटा डिफ्लेक्ट होता है। वो उसका कांटा क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है, आप लोग ये चीज़ देखते हैं, क्योंकि उसका जो उसके अंदर एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण करने वाला कुंडली निर्माण किया गया है और एक कुंडली जो होता है पुनः उसके आगे के टायर में लगे रहते हैं, है कि नहीं। जब उस टायर जब चक्कर लगाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के कारण उसमें धारा प्रेरित होती है और वो धारा आपके मीटर तक जाता है कि नहीं, और जिसके वजह से उसी के अनुसार जितनी धारा प्रेरित होती है उसी के अनुसार वो डिफ्लेक्शन देता है। तो स्पीडोमीटर, गाड़ी वाहन, है कि नहीं, में लगने वाले स्पीडोमीटर में इसका उपयोग किया जाता है। हम लोग क्या लिखा कि गाड़ी वाहन में स्पीडोमीटर, है कि नहीं, स्पीडोमीटर में इसका उपयोग होता है। स्पीडोमीटर में इसका उपयोग होता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों, तो याद रखिएगा इसका उपयोग और जो होता है ना, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। क्या क्या होता था कि पुराने ज़माना में धातु के जो अयस्क होते थे, है कि नहीं, धातु को यदि हमको पिघलाना होता था तो उस समय उसको कोयला से गर्म करके या ऊष्मा प्राप्त करके उसको पिघलाया जाता था, जिससे भारी मात्रा में कोयला खर्च होती थी बच्चों, है कि नहीं। लेकिन आज हमारा आधुनिक समय में उतनी मात्रा में कोयला खपत नहीं होता है किसी वस्तु को पिघलाने में। उसे क्या किया जाता है, आप लोग इसको देखने का प्रयास करें। तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए, है कि नहीं, धातु, है ना, धातु के अयस्कों को, है ना, धातु के अयस्कों
है ना, अयस्कों को पिघलाने में, है ना, धातु के अयस्कों को पिघलाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। कैसे इसका उपयोग किया जाएगा, आखिर इससे कैसे ऊष्मा उत्पन्न होती है, चलिए हम लोग उस बात को जानने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि बच्चों की ये एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला चुंबक है कि नहीं। इसके बीच में हम धात्विक अयस्क रख देते हैं, ये वाला एक धात्विक, ये एन पोल है और ये एस पोल है, और बीच में धात्विक अयस्क है। अब इस धात्विक अयस्क को घूर्णन गति दे दिया जाता है, बहुत तेजी से इसको घुमा दिया जाता है। तो जब इसमें घुमाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के वजह से पूरे अयस्क में धारा प्रेरित होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और अयस्क का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है अयस्क में, उतनी ज़्यादा धारा उत्पन्न होती है। इस धारा को हम लोग भंवर धारा भी कहते हैं, है कि नहीं, फोकाल्ट करंट भी कहते हैं, ईडी करंट भी उसको कहते हैं। तो इस प्रकार के धारा के कारण इस प्रतिरोध, है ना, युक्त अयस्क में भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है कि अंततः ये पिघलना शुरू कर देता है कि नहीं, ये पूर्णतः पिघल जाती है। तो हम लोगों को इस प्रकार की क्रिया करके अयस्क को पिघलाया जाता है, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। चौथा इसमें जो होता है बच्चों इसका उपयोग, तो याद रखिएगा आमीटर और वोल्ट मीटर को, है ना, का निर्माण बिना दोलन करने वाले सुई के लिए किया जाता है। मैंने क्या बोला कि इसका उपयोग, किसका उपयोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग। देखिए इसका उपयोग आमीटर, इसका उपयोग आमीटर तथा वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर में बिना दोलन करने वाला, बिना दोलन करने वाला, है कि नहीं, सुई के निर्माण में किया जाता है। सुई के निर्माण में किया जाता है, जिसको हम लोग बाइलेस्टिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं बच्चों, इंग्लिश से इसका बाइलेस्टिक प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। इस देखिए बिना दोलन करने वाला सुई के निर्माण में किया जाता है। तो इस बात को आप लोग समझिए बच्चों, इसमें समझने योग्य बातें यही चीज़ है कि पुराने ज़माना में जब हम लोग के पास वोल्ट मीटर या फिर आमीटर, जिसे हम लोग धारा या विभवांतर मापने के काम में लाते हैं, कि उस समय के जो मीटर बनाए जाते थे, उस समय का मीटर होता क्या था, इस प्रकार देखिए बढ़िया से, है कि नहीं, कि जब आप लोग इस मीटर में जो सुई लगी होती है कि नहीं, मान लेते हैं कि ये सुई लगी हुई होती है मीटर में, तो जब इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते थे तो इसका कांटा जो होता लगातार तेजी से दोलन करता रहता था, और धीरे धीरे दोलन करते और अंततः एक बिंदु पर जाकर के रुक जाता था, है कि नहीं। वोल्ट मीटर में भी ऐसा ही हाल होता था, और है ना आमीटर में भी यही हाल होता था, वो तेजी से दोलन करना शुरू कर, इस प्रकार दोलन करते धीरे धीरे वो एक बिंदु पर जाके रुकता था। तो इस घटना को बंद करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, है ना, वहाँ पर बैलिस्टिक का उपयोग करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग करते हैं। तो बताइए अब हम लोग कैसे इसका उपयोग हम लोग करेंगे बच्चों, तो इसको समझने का प्रयास करिए कि आखिर कैसे इसको हम लोग बैलिस्टिक बनाया जाता है, तो इसको समझना है। देखिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों कि जब लेंज का नियम आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, कि मान लेते हैं कि ये मेरा एक क्या है, चुंबकीय सुई है, ये मीटर है, ये और ये एक सुई है, सॉरी, है कि नहीं। आमीटर और वोल्ट मीटर में जो आपका विक्षेपण जो करता है वो सुई है, और जैसे ही ये इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है कि ये डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्शन होता है इसमें, तो डिफ्लेक्शन होगा, और इसके बगल बगल में आप चुंबक को रख दीजिए। यहाँ पर हम दोनों के तरफ चुंबक हम रख देते हैं, बढ़िया समझिएगा, चुंबक को हम रख देते हैं, और जब चुंबक को यहाँ पे रखेंगे और जैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन होगा, इसमें गति उत्पन्न की जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र में गति करने के कारण जो होती है कि इस सुई में क्या उत्पन्न होगा, भंवर धाराएं उत्पन्न होगी, धारा प्रेरित होगी, और लेंज के नियम से इसमें जो धारा प्रेरित होती है वो
चुंबक के गति का या फिर कुंडली के गति का या फिर सुई के गति का विरोध करता है। आप लोग लेंज के नियम को जानते हैं कि उत्पन्न धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि यदि इसके कांटा के दोनों साइड चुंबकीय ध्रुव को रख दिया जाए तो जैसे ही इसमें करंट प्रवाहित होगा और ये दोलन करना जैसे शुरू करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र में गति करने की वजह से इस सुई में करंट उत्पन्न हो जाएगा, धारा प्रेरित होगी और जिसके वजह से ये दोलन करना बंद कर देगा और एक बार ही ये सटीक बिंदु पर जाकर के रुकेगा। तो इसको बैलिस्टिक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोलन रहित है कि नहीं, विक्षेपण सुई के निर्माण में भी इसका निर्माण किया जाता है बच्चों। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसको समझने आप लोग समझिए अच्छी तरह से, है कि नहीं। और भी इसका उपयोग किया जाता है बच्चों, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं। इसका उपयोग क्या होता है बच्चों कि मान लेते हैं कि कोई भी यदि आप चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी पत्थर को यदि आप रख देते हैं, एक प्लेट को रख देते हैं तो आप उसको दोलन नहीं करा सकते। मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए मेरे फोटो को अच्छी तरह से देखना है। मान लेते हैं कि ये एन ध्रुव है और ये एक एस ध्रुव है और यहाँ पर एक हम पत्थर को, है ना, कोई भी धात्विक पत्थर होनी चाहिए, इसको मैंने यहाँ है ना हैंग कर दिया, इसको लटका दिया इस प्रकार। ये एस ध्रुव है और ये पत्थर को मैंने लटका दिया चुंबकीय क्षेत्र में, और इस चुंबकीय क्षेत्र को आप गति दीजिए तो आप नहीं दे पाइएगा, है ना। ये पत्थर हिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं हिलेगा? ये पत्थर हिलेगा नहीं। आप चुंबकीय क्षेत्र में आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों चुंबक का दो ध्रुव है और दोनों ध्रुवों के बीच में आप एक काम करिएगा ना कि ब्लेड जो होता है, ब्लेड, आप ब्लेड को लटका दीजिएगा, है कि नहीं। दो गो चुंबक ले लीजिएगा, दो विपरीत ध्रुव वाले, और दोनों चुंबक के बीच में आप एक ब्लेड को लटका दीजिएगा इस तरह करके, और ब्लेड को हिलाने का प्रयास करिएगा। ब्लेड नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा? आप इसका कारण अच्छी तरह जानते हैं क्यों नहीं हिलेगा। इसका कारण यही है कि जैसे ही आप इस चुंबकीय ब्लेड को आप गति दीजिएगा या इस धात्विक पत्थर को आप गति देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें संबद्ध में जो हुआ है उसमें परिवर्तन होता है, जिसके वजह से इसमें धारा प्रेरित होगी, है कि नहीं। और ये प्रेरित धारा अपने गति का ही विरोध करता है। इसका मतलब है वो हिलना नहीं चाहेगा, इसीलिए वो हिलता नहीं है। इस बात को समझिए। इसका मतलब है कि किसी भी जो कोई वस्तु दोलन यदि कर रही हो तो उस वस्तु को शांत करने के लिए भी हम लोग चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग करते हैं। तो इस बात को समझिए, है ना। कोई भी धात्विक जो कि लगातार दोलन करती हुई कर रही होती है तो उसको हम लोग उस दोलन को बंद करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का हम लोग उपयोग करते हैं। दूसरी बात है, जंपिंग डिस्क बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं, जंपिंग डिस्क, उछलता हुआ, है कि नहीं, उछलता हुआ सिक्का। एक तरह का खिलौना होता है, एक तरह का यंत्र होता है, आप जैसे भी कहेंगे कि जंपिंग डिस्क उसको कहा जाता है। जंपिंग डिस्क, जंप मतलब उछलना और डिस्क मतलब होता है चकती जिसको कहते हैं, चकती जिसको कहते हैं। चकती मतलब समझते हैं। डिस्क और रिंग में क्या अंतर होता है? डिस्क में मतलब होता है कि एक वृत्ताकार संरचना होता है जिसके बीच में भी पदार्थ होते हैं, और रिंग आप जान पा रहे हैं, अंगूठी में जो रिंग पहनते हैं हम लोग, है कि नहीं, तो उसके बीच में खाली होता है, तो इसको हम लोग रिंग कहते हैं, इसको वलय कहते हैं, और इसको चकती कहते हैं, डिस्क कहते हैं। तो आप उछलता हुआ धात्विक चकती का भी निर्माण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए, है ना, उछलने वाला धात्विक चकती का निर्माण कर सकते हैं, है कि नहीं। धात्विक चकती का निर्माण कर सकते हैं, चकती का निर्माण कर सकते हैं, है कि नहीं, निर्माण कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? बहुत ही अच्छा है बच्चों, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छा। जो भी तरह की बातें मैं बोल रहा हूँ बच्चों, इसको आप लोग अपने घर में जरूर प्रैक्टिस करिएगा। मान लेते हैं कि ये एक मेरे पास कुंडली है, ये एक कुंडली है। आप कुंडली जानते हैं कि कैसे बनी होती है बच्चों। इसमें तांबा के तार के बहुत सारे फेरे होते हैं, है कि नहीं। इसमें तांबा के तार के बहुत सारे फेरे इसमें दिए गए हैं, इस प्रकार इसमें बहुत सारे फेरे दिए गए हैं, ये चीज़, है कि नहीं। अब इसमें जब हम लोग यहाँ पर आप 1 रुपया का कॉइन यहाँ पे रख दीजिएगा। ये कुंडली आप बनाइए और यहाँ पर आप 1 रुपया का कॉइन यहाँ पे रख दीजिएगा। कुंडली समझ रहे हैं? मान लेते हैं कि ये मेरा कलम में हम एक कुंडली तैयार किए और 1 रुपया का कलम सिक्का यहाँ पर मैं रख देता हूँ। तो अब क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित करिए,
है ना कि इसमें धारा जब प्रवाहित करिएगा तो ये तो प्रणालिका, ये तो पूरा चुंबकत्व ग्रहण कर लेगा, और प्रणालिका के अंदर आप जानते हैं कि नर्म लोहे के टुकड़े डाले गए होते हैं, है कि नहीं, जो कि वो भी चुंबकत्व ग्रहण कर लेगी। अब क्या होगा देखिए, जैसे ही जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रणालिका में धारा के मान में वृद्धि होती है, जिसके कारण ये है ना, ये चुंबकत्व ग्रहण कर लेगी। तो बढ़ते चुंबकीय क्षेत्र के वजह से जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है, और वो बल रेखा इस सिक्के से होकर के गुजरती है, जिसके वजह से, है ना, धारा के मान में वृद्धि होने के वजह से जो बल रेखाएं उत्पन्न होती है उसके मान में वृद्धि होती है। वृद्धि होने के क्रम में इस सिक्का से होकर के धारा प्रेरित होगी, एक धारा उत्पन्न होती है जिसको हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। इस प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, आप लोग जानते हैं, जब फ्लक्स के मान में या फिर चुंबकीय क्षेत्र के मान में जब वृद्धि होती है तब धारा की दिशा किधर होती है, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में होती है। तो इस कुंडली का नीचे में जो आप चुंबक देख रहे हैं इसका भी ये एन ध्रुव है, और सिक्का के जो निचली सतह जो होती है, सिक्का का जो निचली सतह होती है वहां पर भी एन ध्रुव प्रेरित होता है कि नहीं। इसका मतलब है कि समान ध्रुव उत्पन्न होगा धारा के बढ़ने के क्रम में। तो ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और सिक्का तुरंत जंप कर जाएगा, अपने जगह से उछल जाता है, जंप कर जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि इस प्रकार की कुंडली का निर्माण करिए, और यहाँ पर 1 रुपया का आप सिक्का रख दीजिए। इसमें जैसे ही आप करंट फ्लो करिएगा सिक्का अपने स्थान से उड़ जाएगा, उछल जाएगा। तो यहाँ इसको हम लोग कहते हैं उछलने वाला धात्विक शक्ति का निर्माण भी किया जाता है कि नहीं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग बाबू, है कि नहीं बच्चों, अनंत उपयोग है इसका, हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा हम लोग यहाँ पर उपयोग में लाते हैं। तो जो भी तरह की बातें थी, है कि नहीं, जो छोटी मोटी बातें थी मैंने वो आप लोगों के सामने में रखा, है ना। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें बच्चों। तो चलिए हम इस लेसन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और विद्युत जनित्र का बनावट, क्रियाविधि और उसका सिद्धांत को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक्स मेरा यही होगा, विद्युत जनित्र क्या होता है कि नहीं। विद्युत जनित्र के बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल जनरेटर भी इंग्लिश से कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश से इलेक्ट्रिकल जेनरेटर भी हम लोग कहा जाता है। जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक को उत्पन्न करता है जनित्र। तो आखिर सबसे पहले कहते हैं किसको है विद्युत जनित्र। सबसे पहले आप लोग विद्युत मोटर को बढ़िया तरह से पढ़े होंगे बच्चे और उसको समझे भी होंगे, है कि नहीं। विद्युत मोटर तो देखिए इसका जितनी भी बनावट होती है वो विद्युत मोटर के बनावट के समान ही होती है कि नहीं। मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बोलूँगा कि वहाँ विद्युत मोटर में आप लोग उस वीडियो को देखें और वहाँ से प्राप्त कर लें। तो बनावट जनरली विद्युत मोटर के समान ही होती है, लेकिन क्रियाविधि उसकी उल्टा होती है कि नहीं। विद्युत जनित्र कहते हैं किसको, चलिए हम लोग इसको पहले देखते हैं। देखिए विद्युत जनित्र है कि नहीं, विद्युत जनित्र एक ऐसी विद्युतीय युक्ति होती है, या है ना, एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है, ऐसी विद्युतीय युक्ति है जो क्या करता है ना, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है कि नहीं। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है ना, बदलने का काम करता है, विद्युत जनित्र कहलाता है, विद्युत जनित्र कहलाता है कि नहीं। मोटर, विद्युत मोटर किसको कहते हैं कि वैसा विद्युत युक्ति होती है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो आप लोग यहाँ पर जनित्र की परिभाषा को देखें तो इसमें क्या, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इसका मतलब है कि दोनों का काम जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है कि नहीं। जनित्र का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का, है कि नहीं। वहीं विद्युत मोटर का काम होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलता है। तो इसको हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं। अब इसका सिद्धांत क्या होगा बच्चों, विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या होता है।
है कि नहीं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत, सिद्धांत तो आप लोग जानते ही हैं। क्या होता है इसका सिद्धांत कि किसी भी जब कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब गति दी जाती है तो कुंडली से धारा, है ना, एक प्रेरित होती है। तो यही इसका सिद्धांत है। इसका सिद्धांत क्या है कि जब किसी कुंडली को, है ना, जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति दी जाती है ना, गति दी जाती है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति दी जाती है, तो कुंडली में से, है ना, कुंडली में से धारा प्रेरित होती है, कुंडली में से धारा प्रेरित होती है ना। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के, प्रेरित धारा की दिशा, है कि नहीं, फ्लेमिंग के, प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है ना, दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है, दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका सिद्धांत। चलिए इसका हम लोग बनावट के बारे में हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। तो बनावट जब हम लोग इसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को दो जनित्र के बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पर बनावट के दृष्टिकोण से हम लोग जनित्र को यहाँ पर दो भागों में बांटेंगे, है कि नहीं। बनावट, सबसे पहले एक जो जनित्र होता है जिसको हम लोग दिष्ट जनित्र कहते हैं, दिष्ट जनित्र, है ना, या दिष्ट धारा जनित्र भी कह सकते हैं। दूसरा नंबर में होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, है या प्रत्यावर्ती जनित्र भी कह सकते हैं, प्रत्यावर्ती जनित्र। इसको शॉर्ट फॉर्म में डीसी जनरेटर भी कहा जाता है कि नहीं। इसको हम लोग डीसी जनरेटर और इसको एसी जनरेटर कहा जाता है कि नहीं। डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जनरेटर और एसी मतलब होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको डीसी करंट क्या होता है नहीं मालूम, एसी करंट क्या होता है नहीं मालूम होता है। सबसे पहले उनको जानना पड़ेगा एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है कि नहीं। क्योंकि जब आप डीसी करंट के बारे में ही नहीं जानेंगे तो फिर आपको जनरेटर जान करके क्या फ़ायदा। इसीलिए सबसे पहले आप जानने का प्रयास करें, है कि नहीं, कि जनरेटर क्या होता है ना, डीसी करंट क्या होगा, एसी करंट क्या होता है। तो सर चलिए हम लोग स्टार्ट यहाँ पर करते हैं बच्चों के पहले डीसी करंट क्या होता है। तो पहला नंबर में हम लोग देखेंगे कि डीसी करंट में दिष्ट जनित्र जो होता है इसका बनावट हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो चित्र हम लोगों को एट फर्स्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र हम लोग इस प्रकार बनाएंगे, इस, है कि नहीं। पहले हम लोग एक पोल पीस दे देंगे, यहाँ पर ये एक पोल पीसेस है, ये एक पोल पीसेस है ना। और इस फोटो को आप लोग अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा। ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है एन से एस की ओर होती है। और यहाँ पर एक कुंडली, यहाँ पर आर्मेचर जिसको आप लोग कहते हैं, ये आर्मेचर यहाँ पर मैंने रख दिया। जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी वो रिंग का प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं, वो इसमें रिंग का प्रॉब्लम होगा इस प्रकार, है कि नहीं। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा बच्चों वो रिंग का प्रॉब्लम होगा। इसमें जो होता है डीसी जनरेटर के लिए इसमें अर्ध वलय का प्रयोग किया जाता है कि नहीं, याद रखिएगा। इसमें कौन सा वलय का प्रयोग किया था, अर्ध वलय का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। इसमें अर्ध वलय का इस प्रकार हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। इस वलय को यदि आप समझ जाएंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इस वलय को सिर्फ यहाँ पर समझना है। और यहाँ पर ब्रश रहता है कि नहीं, इस प्रकार यहाँ पर एक ब्रश है, ब्रश है, यहाँ पर भी एक ब्रश है इस प्रकार। और इसमें जो होती है तांबा का, है कि नहीं, रेशेदार संरचना होती है तांबा का, इसमें रेशेदार जो कि इस वलय को मात्र स्पर्श करती है। और इसको हम लोग बाह्य लोड के साथ हम लोग इस प्रकार जोड़ देते हैं, है कि नहीं। इसको हम लोग बाह्य लोड के साथ हम लोग जोड़ देते हैं। इसको आप लोगों को समझनी है।
है कि नहीं। ये मेरा विद्युत जनित्र का बनावट होता है। ये रिंग होता है जिसका नाम R1 है और ये R2 है। ये कार्बन ब्रश है इसलिए इसका नाम होता है C1 है कि नहीं। इसको C2 ही करिए। ये C1 है, ये C2 होता है कि नहीं। ये आपका क्या है, आर्मेचर है। इस प्रकार आर्मेचर आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसमें शक्तिशाली दो ध्रुव खंड होते हैं, है कि नहीं। सबसे पहला इसमें बनावट में A नंबर में हो जाता है। इसमें क्या होगा, ध्रुव खंड। क्या होता है, ध्रुव खंड। ध्रुव खंड क्या होता है बच्चों, कि देखिए चुंबक का दो शक्तिशाली, चुंबक का लिख देते हैं सारी बातें हम लोग। देखिए चुंबक का दो शक्तिशाली, है कि नहीं, चुंबक का दो शक्तिशाली अवतल आकृति के ध्रुव खंड, है कि नहीं, अवतल आकृति के, है कि नहीं, अवतल आकृति के ध्रुव खंड का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। ध्रुव खंड का प्रयोग किया जाता है, अवतल आकृति का होना चाहिए, है कि नहीं, ताकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो होती है त्रिज्या के अनुदिश निकलता है। इसलिए हम लोग अवतल आकृति के चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हैं या चुंबक ध्रुव खंड का प्रयोग करते हैं। अवतल आकृति के, है ना, ध्रुव खंड का प्रयोग किया जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए, है ना, चुंबक का ध्रुव खंड कैसा होना चाहिए, शक्तिशाली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हाई मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, है कि नहीं। दूसरा नंबर में क्या है, देखिए इसमें आर्मेचर, है कि नहीं। दूसरा नंबर में इसमें क्या होता है बच्चों, आर्मेचर होता है। आर्मेचर क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि एक आयताकार धात्विक फ्रेम के ऊपर कुचालक तांबा का तार को लपेट करके आर्मेचर का निर्माण किया जाता है। हम लोग क्या लिखे, देखिए एक आयताकार धात्विक फ्रेम के ऊपर, है कि नहीं, आयताकार, है ना, आयताकार धात्विक फ्रेम, है कि नहीं, आयताकार धात्विक फ्रेम के ऊपर कुचालक, कुचालक तांबा का तार, कुचालक तांबा का तार लपेट कर, है कि नहीं, कुचालक तांबा का तार लपेट कर आर्मेचर का निर्माण किया जाता है। आर्मेचर का निर्माण किया जाता है, का निर्माण किया जाता है ना। आर्मेचर का यहाँ पर हम लोग निर्माण करते हैं इस प्रकार। आयताकार धात्विक फ्रेम है, आप देख पा रहे हैं, है कि नहीं, और इसके ऊपर कुचालक तांबा का तार को लपेट करके आर्मेचर का निर्माण किया जाता है, जो कि दो शक्तिशाली ध्रुव खंडों के बीच में उपस्थित होती है ना। क्या लिखा है, जो शक्तिशाली, जो दो ध्रुव खंडों के बीच में, डायरेक्ट लिख देते हैं, दो ध्रुव खंडों के बीच, है ना, दो ध्रुव खंडों के बीच, है कि नहीं, बाह्य कारक द्वारा घूर्णन कराया जाता है, जो है ना, जो होगा, जो ध्रुव खंडों के बीच बाह्य कारक द्वारा घूर्णन गति उत्पन्न कराया जाता है, कारक द्वारा, है ना, घूर्णन गति उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। इस बात को समझना है। क्या लिखा, आयताकार धात्विक फ्रेम के ऊपर कुचालक तांबा का तार, है कि नहीं, लपेट कर आर्मेचर का निर्माण किया जाता है, जो दो ध्रुव खंडों के बीच बाह्य कारक द्वारा घूर्णन गति उत्पन्न किया जाता है। इसको मतलब किसी बाह्य कारक से हम लोग जोड़ देंगे, जो कि इस आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में गति देने का काम करता है कि नहीं। अब यहाँ पर मेन चीज़ है, यहाँ पर देखिए, इसमें समझने का प्रयास करिएगा कि सी नंबर में हम लोग दिष्ट धारा जनित्र के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो अर्ध वृत्ताकार वलय का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, वलय। इसी वलय का ही सबसे इंपॉर्टेंट योगदान होता है दिष्ट और, है कि नहीं, प्रत्यावर्ती धारा के लिए। एक बार आप लोग यदि समझ जाएंगे तो सारा खेल इसमें खत्म हो जाएगा इसका। तो वलय क्या होता है कि देखिए समझिए कि दिष्ट धारा, है कि नहीं, दिष्ट धारा जनित्र के लिए, दिष्ट धारा जनित्र के लिए, है ना, क्या लिखते हैं, अर्धवृत्ताकार, है ना, अर्धवृत्ताकार धात्विक वलय का प्रयोग किया जाता है कि नहीं, अर्धवृत्ताकार धात्विक वलय का
प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहीं पर यदि प्रत्यावर्त धारा के लिए हम कहेंगे तो एक पूर्ण बलय का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है ना, पूर्ण बलय, उसको हम लोग देखेंगे बाद में, अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, है कि नहीं। डी नंबर में इसमें क्या होता है, कार्बन ब्रश। डी नंबर में क्या होगा, कार्बन ब्रश, जिसको हम लोग ब्रूस कहेंगे, कार्बन ब्रश। क्या होता है, देखिए दो कार्बन ब्रूस जिसमें तांबा के, है कि नहीं, तांबा के तारों का रेशेदार संरचना, दो कार्बन ब्रूस जिसमें तांबा के तारों का रेशेदार, है ना, रेशेदार संरचना वलय को मात्र स्पर्श करते हैं, है ना, वलय को मात्र स्पर्श किए रहते हैं, मात्र स्पर्श किए रहते हैं, है कि नहीं, स्पर्श किए रहते हैं। और यह ब्रूस से होकर, या यह लिख सकते हैं कि इस ब्रूस से होकर ही प्रेरित होने वाली धारा, या आर्मेचर में प्रेरित होने वाली धारा, या कुंडली में प्रेरित होने वाली धारा, इस ब्रूस से होकर ही प्रेरित होने वाली, है ना, प्रेरित होने वाली धारा बाह्य परिपथ में प्रवाहित होती है, बाह्य परिपथ में प्रवाहित होती है ना, बाह्य परिपथ में प्रवाहित होती है बच्चों। तो ये तो इसका क्या था, बनावट था। अब हम लोगों को बेसिक चीज़ हम लोगों को जानना है, क्रियाविधि, है कि नहीं। हम लोगों को यहाँ बेसिक चीज़ हम लोगों को जानना है, क्रियाविधि क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसको क्रियाविधि देखना होगा बच्चों, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसमें वलय का काम आपको समझनी होगी, वलय का काम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो अर्धवृत्ताकार वलय जो है फिक्स है। तो आप लोग जैसा प्रयास करिए कि देखिए, ये मान लेते हैं कि आर्मेचर का ये वाला सिरा है, इसमें आर्मेचर कैसा होता है, आयताकार होता है कि नहीं। आर्मेचर जो होता है इसमें आयताकार है। तो इसमें जब करंट जब फ्लो करता है तो इसमें करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं कि जो भी है, अभी हम लोग करंट का डायरेक्शन नहीं देखेंगे, कि मान लेते हैं कि यदि ये इधर करंट यदि बाहर है तो इसमें करंट का डायरेक्शन इधर होगा, उल्टा होगा, दोनों में करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। तो इसका मतलब है कि इस ब्रांच से विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, जिधर से भी हो रही है हम अभी नहीं जान रहे हैं किधर से प्रवाहित हो रही है, क्योंकि वो उसके घूर्णन पर निर्भर करता है। तो जब ये आर्मेचर जब घूमता है, ये जब चक्कर लगाता है, तो उसका ये सिरा चक्कर लगाएगा, कभी इसके साथ संपर्क में आ जाएगा, फिर जब घूमेगा तो कभी वो इसके साथ संपर्क में आएगा। तो इसका मतलब है कि एक सिरा पर आप बात करिए कि जब घूमा, है कि नहीं, जब ये इसके साथ अभी संपर्क में किया हुआ, आप देख पा रहे हैं कि जब ये घूमेगा, इधर करते घूमते 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 पुनः फिर इसके साथ संपर्क में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जो एक सिरा जो होती है वो दोनों वलय के साथ चक्कर करने के दौरान संपर्क में आती है कि नहीं। अभी इसके साथ संपर्क चक्कर में आ रही है नहीं, चक्कर में इसके संपर्क में आ रही है, आधा चक्कर पूर्ण करेगी तो पुनः इसके साथ संपर्क में आएगी, फिर अंदर में की ओर गति करते करते आधा चक्कर पूर्ण करेगी तो वो इसके साथ आएगी संपर्क में। तो इस बात को आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा। कैसे, मैंने कहा, देखिए मान लेते हैं कि मेरा दोनों हाथ वलय है कि नहीं। इस छोटा चीज़ को हम लोग लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये ढक्कन है, ये दोनों अंगुली मेरा क्या है, वलय है। अब ये जो बीच में मैंने पकड़ा वो क्या है, कुंडली का जो दो सिरा है वो चीज़ है। अब ये देखिए आधा चक्कर को पूर्ण किया, अब देखिए इसका ये सिरा जो है इस वलय के साथ संपर्क में, आधा चक्कर पूर्ण किया, ये इसके साथ संपर्क में आ गया, फिर आधा चक्कर पूर्ण किया, वो इसके साथ संपर्क में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर्मेचर का जो एक सिरा होता है वो गति करने के दौरान बारी बारी दोनों वलय के साथ संपर्क में आता है। इससे हमको फायदा क्या होता है, इस बात को गौर करिए, है कि नहीं। चलिए, इस बात को तो आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया कि बारी बारी दोनों वलय के संपर्क में आता है एक सिरा। दोनों सिरा के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सिरा संपर्क में आता है, लेकिन दोनों के बारे में बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक सिरा को समझिए कि जब चक्कर लगाया, इसके साथ
आधा चक्कर के साथ इसके साथ संपर्क में आ गया, पुनः फिर इसके साथ संपर्क में आ गया। इस प्रकार वो क्या करता है, वो दोनों बलय के साथ घूमता रहता है और दोनों के साथ देख पा रहे हैं ना, चक्कर लगा रहा है, इस कभी इसके साथ घूम रहा है, कभी इसके साथ घूम रहा है कि नहीं, तो संपर्क में आता है। अब देखिए हम लोग बलय को मान लेते हैं कि किसकी दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगा रहा है। अब ये आर्मेचर घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इसका जो पोर्शन है ये ऊपर की ओर जाएगा और ये पोर्शन नीचे की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा इसका मतलब इसको हम लोग इस प्रकार दिखा देते हैं इधर की ओर, और नीचे की ओर ये जा रहा है इसका मतलब इसको हम लोग नीचे की ओर दिखा देते हैं इस प्रकार गति। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और ये गति इधर कर रहा है, तो बताइए इसमें धारा किधर प्रेरित होगी, ऊपर की ओर। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देख पा रहे हैं इधर है, उधर ये अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है और ये जो है ऊपर की ओर गति कर रहा है वो बतला रहा है। तो ये वाला जो है धारा की दिशा बताएगा, तो इसका धारा की दिशा उधर की ओर होगा। तो इसका मतलब है कि इस ब्रांच में इस शाखा जो कि ऊपर की ओर गति कर रही है इसमें धारा की दिशा ऊपर की ओर होगी, और ये ब्रांच नीचे की ओर गति कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी, तो धारा की दिशा जस्ट इसके अपोजिट होगा। आप लोग देख सकते हैं अंगुली फैला करके इसमें नीचे की ओर आएगी धारा। अब देखिए बात समझिएगा। अभी मान लेते हैं कि ये सिरा आधा चक्कर पूर्ण किया, यहाँ इधर आ गया है कि नहीं, ये सिरा ये वाला सिरा आधा चक्कर पूर्ण किया और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आया तो ये वाला सिरा इधर चले आएगा है कि नहीं। ये सिरा जैसे मान लेते हैं कि ए बी और नाम देते हैं ए बी है और ये सी डी है, तो ए बी सिरा आधे चक्र के बाद यहाँ पर आ जाएगा, इसका स्थान यहाँ पर होगा है कि नहीं। जब इसका स्थान जब यहाँ पर होगा तो ये सिरा नीचे की ओर गति करेगा और सीधी सिरा जब यहाँ पर आ जाएगी तो ये सिरा ऊपर की ओर गति करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी सिरा यहाँ पर आता है चक्कर करने के दौरान, आप इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए कलम का दो ध्रुव है, एक नीब वाला है और एक इसका बैक पोर्शन है, और ये जब गति करेगा तो इसमें धारा की दिशा, अंगुली मेरा धारा की दिशा को बता रहा है। सिरा कोई भी आए लेकिन धारा ऊपर ही होगा, इधर है कि नहीं, इधर ऊपर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि ये सिरा हमेशा ऊपर की ओर जाएगा। देखिए अभी ये सिरा देखिएगा यहाँ पे जब भी रहेगा ऊपर की ओर गति करेगा, ऊपर की ओर गति किया। अब नीब इधर आ गया तो नीब भी देखिएगा इधर ऊपर की ओर ही गति करेगा, ऊपर की ओर गति किया, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जब ऊपर की ओर गति करा तो धारा इधर प्रवाहित हो रही है कि नहीं। तो इस बात को समझिए। तो कुंडली भी इसी प्रकार गति करती है चुंबकीय क्षेत्र में। इसका मतलब है कि ये सिरा में धारा हमेशा अंगुली की दिशा में प्रवाहित होगी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इस सिरा के संपर्क में जब भी आता है तो कुंडली का जो सिरा होती है या भुजा होती है वो हमेशा ऊपर की ओर गति करती है। तो कहने का मतलब है कि इस बलय में बताइए हमेशा धारा क्या होगी, इस बलय में धारा हमेशा ऊपर की ओर प्रवाहित होगी, इस बलय में है कि नहीं, और है ना, और इस बलय में धारा हमेशा नीचे की ओर प्रवाहित होगी। तो दोनों ही एक ही प्रकार की धारा, एक बलय में एक ही प्रकार की धारा और इस बलय में एक ही प्रकार की धारा उत्पन्न हो रही है कि नहीं, जिसके कारण जो होती है बलय में धारा की दिशा बदलती नहीं है और ये क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा उत्पन्न करती है। तो बस यही सिद्धांत को यहाँ पर समझना है कि भुजा को रोटेशन के लिए आप लोग समझिए कि ये भुजा इसके संपर्क में आ रहा है, इसका मतलब ये मान लेते हैं कि ये इसको हम लोग प्लस धारा कहते हैं, इसको हम लोग माइनस धारा कहते हैं। तो कहने का मतलब इस बलय में हमेशा प्लस होगा, इस बलय में हमेशा माइनस ही होगा है कि नहीं। वो जब ऊपर की ओर धारा जा रही है, इधर की ओर जब धारा जा रही है, देख पा रहे हैं डायरेक्शन उधर की ओर है तो ये प्लस है, और नीचे की ओर जा रही है तो माइनस है। तो जब भुजा रोटेशन करके जब इधर की ओर आएगा तो ये भुजा में भी तो ऊपर की ओर धारा प्रेरित होगी। इसका मतलब है कि ये बलय को हमेशा प्लस धारा देगा और इस बलय को हमेशा ये माइनस धारा देगा। तो कहने का मतलब हो गया कि दोनों बलय में धारा के परिमाण में परिवर्तन नहीं आता है, वो एक ही प्रकार की धारा देती है, जो दिष्ट धारा होता है। दिष्ट धारा क्या होता है? जो कि परिवर्तन नहीं होता। दिष्ट धारा हमेशा परिवर्तित होती है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, इस प्रकार जो होती है वो परिवर्तित होती रहती है, लेकिन दिष्ट धारा परिवर्तन नहीं होता है। यदि ये बलय प्लस दे रही है तो हमेशा प्लस ही देगी, ये बला यदि माइनस दे रही है तो हमेशा ये माइनस ही देगी। तो इसको हम लोग को क्या कहते हैं? दिष्ट धारा जनित। इसको आप लोग बहुत दिमाग लगा करके समझना होगा बच्चों, ये आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इस फोटो को आप लोग बनाइए और अच्छी तरह से मैं इसके बारे में अल्प भाषा में ही मैं लिख देता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखिए जब कुंडली
है ना। इसमें सिरों के बारे में आप लोग फिगर को जरूर बनाइएगा और लिखने के क्रम में आप लोग अपने किताब कॉपी में फिगर को देखिएगा, क्योंकि मेरा फिगर यहाँ पर है कि नहीं, आप देख पा रहे हैं हाइड हो गया, झप गया। देखिए जब देखिए कुंडली का या आर्मेचर का, है कि नहीं, जब आर्मेचर का ए बी भुजा है ना, आर्मेचर का ए बी भुजा घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, तो है ना, तो इस भुजा में धारा, है ना, इस भुजा में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है कि नहीं, ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। आधे चक्र के बाद है कि नहीं, आधे चक्र के बाद सीडी भुजा ए बी का स्थान में आ जाता है, सीडी भुजा ए बी के स्थान में आ जाता है, लेकिन घूर्णन की दिशा परिवर्तित नहीं होती है, आ जाता है लेकिन घूर्णन की दिशा परिवर्तन नहीं होती है ना, घूर्णन की दिशा परिवर्तित नहीं होती है ना, परिवर्तित नहीं होती है, घूर्णन की दिशा परिवर्तित नहीं होती है, जिससे सीडी भुजा भी, जिससे सीडी भुजा, अब हम बता देते हैं आधे चक्र के बाद सीडी ए बी के स्थान में आ गया, अतः सीडी भुजा में भी धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होगी, है कि नहीं। बात समझिए, कंफ्यूज नहीं करिएगा। मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से लिख दिया है कि आधे चक्र के बाद सीडी भुजा ए बी भुजा के स्थान में आ जाता है। फिगर में आप देखिए, आधे चक्र के बाद सीडी भुजा अंदर से गति करते करते इसके स्थान पे आ जाता है, तो घूर्णन की दिशा तो परिवर्तित नहीं हुई है, वो तो घड़ी की सुई की दिशा में ही घूम रही है। अतः जब ये भुजा इस भुजा के स्थान पर आ जाएगा तो उसमें धारा ऊपर की यहीं और प्रेरित होगी। तो यही बात मैं यहाँ पर भी लिखना चाहता हूँ। देखिए जब सीडी भुजा ए बी के स्थान पे आ जाता है लेकिन घूर्णन की दिशा परिवर्तित नहीं होती है, जिससे सीडी में भी धारा ऊपर की ओर प्रेरित होगी, है ना, ऊपर की ओर प्रेरित होगी, ऊपर की ओर प्रेरित होगी। अतः प्रत्येक अर्ध चक्र में, है ना, अतः प्रत्येक अर्ध चक्र में धारा, है कि नहीं, अतः प्रत्येक अर्ध चक्र में धारा प्रत्येक सिरा, है कि नहीं, अतः प्रत्येक अर्ध चक्र में धारा प्रत्येक सिरा से समान दिशा में प्रवाहित होती है, प्रत्येक सिरा से समान दिशा में। अब दूसरा पेज में लिखते हैं बच्चों, समान दिशा में प्रवाहित होती है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखिए क्या लिखे कि प्रत्येक सिरा से समान दिशा में प्रवाहित होती है, समान दिशा में प्रवाहित होती है, समान दिशा में प्रवाहित होती है कि नहीं, जिससे रिंग को या बलय को, है ना, जिससे बलय R1 तथा R2 को, जिससे बलय R1 तथा R2 को, है कि नहीं, प्रत्येक अर्ध चक्र में समान प्रकार की धारा प्राप्त होती है, समान प्रकार की धारा प्राप्त होती है, समान प्रकार की धारा प्राप्त होती है, जो क्या है, दिष्ट धारा है, जो दिष्ट धारा है। इस बात को समझें आप लोग, है कि नहीं। अब यहाँ पर एक बार और लास्ट समझ लीजिए आप लोग, इसको मैंने क्या कह रहा हूँ। आप लोग देखिए, ये क्या कर रहा है, बलय घूर्णन गति कर रहा है,
है कि नहीं, बलय जो है ये सॉरी आर्मेचर जो है वो घूर्णन गति कर रहा है। तो जब आर्मेचर जब घूर्णन गति करेगा तो प्रत्येक भुजा का स्थान जो होती है आधे चक्र में बदलेगा, है कि नहीं। आप लोग देख पा रहे होंगे कलम को भी हम दिखाएं, आधे चक्र के बाद देखिए दोनों का स्थान बदला कि नहीं, इसी प्रकार ये भुजा का भी स्थान बदलेगा, लेकिन घूर्णन की दिशा नहीं बदल रही है। जैसे ही यहाँ पर मान देखिए ए बी भुजा में ये घड़ी की सुई की दिशा में प्रेरित हो रहा है, इसका मतलब ये भुजा ऊपर की ओर और ये भुजा अंदर की ओर गति कर रहा है। तो इस भुजा में फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त नियम से धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है और इस भुजा में नीचे की ओर। आधे चक्र के बाद जब ये भुजा सी डी के स्थान पर आ जाएगा और सी डी भुजा ए बी के स्थान पर आ जाएगा, तब क्या होगा, तब ये भुजा में भी तो ऊपर की ओर ही गति होगी ना। सीडी भुजा जब यहाँ पर आएगा तो सीडी भुजा की भी गति ऊपर की ओर होगी, जिसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इस तरफ, है कि नहीं, ए बी भुजा के तरफ कोई भी भुजा आए लेकिन धारा की दिशा हमेशा ऊपर की ओर होगा। तो ये भुजा हमेशा इस बलय को पॉजिटिव करंट भेजेगा और ये भुजा चाहे ए बी भुजा इसके स्थान पे आ जाए, इसकी दिशा नीचे की ओर ही होगी, जिसके वजह से क्या होगा, ये भुजा हमेशा इस बलय को नेगेटिव करंट भेजेगा। तो अर्ध चक्र में स्थान बदल जाता है लेकिन धारा का दिशा नहीं बदलती है, जिसके वजह से प्रत्येक, है कि नहीं, वलय को समान प्रकार की धारा प्रत्येक अर्ध चक्र में प्राप्त होती है और ये दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। यह डायनमो भी होता है, दिष्ट धारा जनित्र को हम लोग डायनमो भी कहते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों, है कि नहीं। इसको बार बार समझने की आवश्यकता है, जब तक आप अपने कल्पना से इसको नहीं समझिएगा तब तक ये नहीं समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग प्रत्यावर्ती जनित धारा को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा, बाकी इसमें जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका जैसे कि परिभाषा वही होगा, है कि नहीं, सिद्धांत वही होगा, बनावट वही होगा, लेकिन बनावट में आप लोगों को प्रत्यावर्ती जनित्र के वहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे प्रकार यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रत्यावर्ती जनित्र, है कि नहीं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो इसमें बनावट के स्थान पर, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखा है, देखिए बनावट के स्थान पर ध्रुवखंड वही होगा। आप लोग अपने किताब कॉपी में वही लिखेगा, शक्तिशाली ध्रुवखंड होंगे, आर्मेचर भी वही होंगे, बस बलय बदलेगा, जो कि मैं सी नंबर देकर को यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है कि नहीं, सी नंबर देख करके, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका सेम चीज होगा, सिर्फ सी नंबर बदल जाएगा, है कि नहीं। सी नंबर क्या होगा कि इसमें अर्ध बलय के स्थान पे हम लोग पूर्ण बलय का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, है कि नहीं। हम लोग यहाँ से सी से स्टार्ट करेंगे, शुरू से अंत तक आप लोग जरूर लिखिएगा। नोट्स जो कि आप बनाते हैं बच्चों, विद्युत जनित्र लिखिएगा और शुरू से बी तक लिखिएगा, सिर्फ सी आएगा तो आप लोग इसको नोट कर देना है। वहाँ पर बात समझ पाए हैं आप लोग, मैंने क्या कहा कि प्रत्यावर्ती धारा और जनित धारा का सिद्धांत, बनावट एक ही होता है कि नहीं, बस खाली उसमें अंतर होता है बलय का। बलय में जो अंतर होता है वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पर करना है। तो इसका बनावट देखिए कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर भी अवतल ध्रुवखंड होंगे, इस प्रकार अवतल ध्रुवखंड है। आर्मेचर भी वही होगा, है कि नहीं, NS है, इसमें भी आर्मेचर वही होता है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं आर्मेचर यही है कि नहीं, ये चीज़ें यहाँ से आर्मेचर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह करके। लेकिन प्रत्येक के साथ यहाँ पर हम लोगों को इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, है कि नहीं, और यहाँ पर एक पूर्ण बलय है इस प्रकार, ये एक क्या है, पूर्ण बलय है इस प्रकार, ये इसके साथ संपर्कित है कि नहीं। अब ये चीज़ जो है, ये वाला चीज़, ये भी एक पूर्ण बलय के साथ संपर्कित होता है, ये भी एक पूर्ण बलय के साथ संपर्कित है, ये एक पूर्ण बलय होता है जो कि इसके साथ संपर्कित होता है। अब दोनों को कार्बन ब्रश स्पर्श किए हुए रहता है कि नहीं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन ब्रश है जिसमें तांबा का तार का रेशा लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक कार्बन ब्रश है जिसमें तांबा तार का रेशा लगा हुआ है। अब इस दोनों को हम लोग बाह्य परिपथ के साथ हम लोग जोड़ देते हैं इस प्रकार, बाह्य परिपथ के साथ आप लोग देख पा रहे होंगे, है कि नहीं, बाह्य परिपथ के साथ इसको हम लोग जोड़ देते हैं इस तरह करके। ये इसका फोटो होता है। अब इसमें आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ये आर्मेचर है, इसका वलय का काम क्या होता है आप लोग समझ पाए होंगे कि उसका वलय जो होता है, देखिए ये अब क्या करेगा कि इसका एक सिरा जो था वो तो एक ही वलय पे अब रोटेट करते रहेगा, है कि नहीं। अब एक ही बलय है, मान लेते कि ये बलय है, इसका ये एक सिरा है, तो ये सिरा इसी पे रोटेट करते रहेगा। अब ये सिरा इसी पे रोटेट करेगा और ये सिरा इसी पे रोटेट करेगा। अब ये सिरा का स्थान भी तो बदल रहा है,
है कि नहीं। चलिए मुझे उसको देखेंगे। पहले यहाँ पर हम लोग सी लिखेंगे वलय। वलय का बारे में इसको हम लोग क्रियाविधि जब समझेंगे तब उस समय इसको हम लोग समझेंगे वलय क्या होता है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में, है कि नहीं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में दो धात्विक, है कि नहीं, दो धात्विक पूर्ण वलय का प्रयोग किया जाता है। दो धात्विक पूर्ण वलय का उपयोग किया जाता है कि नहीं, उपयोग किया जाता है ना। दो धात्विक वलय का इसमें उपयोग हम लोग करते हैं। समझ में आ गया। पूर्ण वलय आप देख पा रहे होंगे, पूर्ण वलय का प्रयोग यहां पर करते हैं। डी नंबर में क्या होगा, कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश का भी वही काम है। कार्बन ब्रश का क्या काम होता है कि कार्बन ब्रश, है कि नहीं, कार्बन ब्रश में लगे तांबा के तार का रेशा, तांबा के तार का रेशा वलय को मात्र, है ना, वलय को मात्र स्पर्श किए रहते हैं, मात्र स्पर्श किए रहते हैं तथा, है ना, तथा यह आर्मेचर में प्रेरित, है ना, तथा यह आर्मेचर में प्रेरित धारा को बाह्य परिपथ में भेजने का काम करता है, बाह्य परिपथ में भेजने का काम करता है। तो ये तो हो गया इसका। चलिए हम लोग क्रियाविधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्रियाविधि, है कि नहीं, इसका हम लोग क्रियाविधि को पढ़ेंगे। तो अब हम लोगों को इसको फोटो को देखना होगा। चलिए देखिए, अब देखिए मान लेते हैं कि इसका ये ए बी सिरा है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हो गया सी डी सिरा हो गया। अब देखिए कि ये सिरा जो होती है, ये सिरा का जो तार होता है ये इस वलय से जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं कि ये R1 रिंग है और ये R2 रिंग है। इस सिरा का जो तार होता है वो इस वलय से जुड़ा हुआ है और इस सिरा का जो तार होता है वो इस वलय से जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि इस दोनों ही सिरा, ये एक सिरा जो होती है दो जगह पर रह करके गति करती है। अभी तो ए बी पे रह करके गति कर रही है, आधे चक्र के बाद ये घूर्णन गति के बाद यहाँ पर आ जाएगी, है कि नहीं। जब यहाँ पर आएगी तभी इसकी दिशा बदल जाएगी, है ना। आप एक नॉब के बारे में ही सिर्फ चर्चा करते हैं, सिर्फ इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी देखिए ये नॉब किधर गति कर रही है, ऊपर की ओर गति कर रही है और चक्कर लगाते लगाते ये आधे चक्कर के बाद जब इधर आ गई तब देखिए नॉब की गति किधर है, नीचे की ओर। अभी आप देखें इधर ऊपर की ओर गति कर रही थी और इधर नीचे की ओर। इसका मतलब है कि एक भुजा में दोनों प्रकार की गति होती है। एक ऊपर की ओर गति करती है और जब इधर पहुंचेगा तो वो नीचे की ओर गति करने लगेगी। इसका मतलब है कि एक भुजा जब ये भुजा जब इस साइड थी तो इसमें धारा अंगुली की दिशा की ओर प्रेरित होती है, लेकिन क्यों हुई, क्योंकि ये ऊपर की ओर गति कर रहा है। फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करके देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र में जब ये ऊपर की ओर गति करेगा तो इसमें धारा इस दिशा में प्रेरित होगी। वहीं जब ये भुजा नीचे की इधर की ओर आ जाएगी तब इसमें इसकी दिशा नीचे की ओर हो जाएगी और इसमें धारा की दिशा इस साइड हो जाएगी। मतलब जस्ट इसके पीछे, मतलब इस प्रकार होगी, इधर की ओर होगी। तो कहने का मतलब है कि एक ही भुजा का जब स्थान अलग अलग होता है तो धारा अलग अलग होती है। कहने का मतलब है कि ए बी भुजा इधर है, ए बी भुजा जब इधर है तो इसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होगी। वहीं जब ए बी भुजा चक्कर लगाते लगाते जब ये सी डी के स्थान में जब आ जाएगा तब इसकी दिशा नीचे की ओर हो जाएगी। अब हमको बताइए कि ए बी भुजा किस रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, R2 के साथ। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि ये इस साइड जो धारा प्रेरित हो रही है वो प्लस है और इस साइड जो धारा प्रेरित हो रही है वो माइनस है। तो अब ए बी भुजा में आधे चक्र के लिए प्लस धारा प्रवाहित होगी और जब ए बी भुजा जब इधर आ जाएगी तब इसे माइनस धारा उत्पन्न करने लगेगा। इसका मतलब अभी ये माइनस भी देने लगी। आप देख पा रहे हैं कि एक ही रिंग में कभी प्लस धारा प्रवाहित हो रही है, कभी माइनस धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस वलय में धारा हमेशा बदल रहा है। तो इसी हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो इसको समझ पाए होंगे बच्चों आप लोग अच्छी तरह से। तो एक बार और इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इससे प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न होता है कि नहीं। आप लोग सबसे पहले बच्चों कुंडली के घूर्णन गति पर ध्यान दीजिए कि कुंडली का जो घूर्णन गति होता है वो प्रारंभिक अवस्था में
देखिए इस साइड इस तरह करके ये ऊपर की ओर प्रवाहित घूम रहा है। ये सिरा पर ध्यान दीजिए, एक सिरा पर ध्यान दीजिए, एक सिरा भी ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसमें धारा की दिशा किधर होगा? इस सिरा में सिर्फ धारा की दिशा मेरे अंगुली की तरफ होगा, मतलब ऊपर की ओर होगी, है कि नहीं। वहीं यदि ये घूर्णन गति करते 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 इधर इस साइड आ जाएगा, है कि नहीं, तब इसमें गति की दिशा किधर होगी? ये नीचे, ये एक ही सिरा है, सिरा बदला नहीं, सिर्फ इसके स्थान में परिवर्तन आ रही, तो इसकी दिशा नीचे की ओर होगी। तो इसमें धारा की दिशा आप देखिए, फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करिए तो धारा की दिशा आपको मेरे अंगुली की तरफ, मतलब जस्ट इधर की ओर प्रवाहित होगी, इधर की ओर, है कि नहीं, इस साइड प्रवाहित होगी। तो एक सिरा एक ही रिंग से जुड़ा हुआ है, ए बी सिरा एक ही रिंग से जुड़ा हुआ है, तो जब वह इस यहाँ पे रहता है तो प्लस धारा देता है, और जब घूर्णन गति करने के बाद जब यहाँ पर आ जाता है तो वो माइनस धारा देने लगता है। इसका मतलब है कि इस रिंग में दोनों ही धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि प्रत्यावर्ती धारा है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चे, है कि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप लोग बारी बारी बहुत बार देखें। तो इसके बारे में मैं लिख देता हूँ बच्चों कि देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में, है कि नहीं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में आर्मेचर का दोनों सिरा, है कि नहीं, आर्मेचर का, है कि नहीं, दोनों सिरा, है ना, आर्मेचर का दोनों सिरा दो अलग अलग, है कि नहीं, दो अलग अलग वलय से जुड़े रहते हैं, अलग अलग वलय से जुड़े रहते हैं, दो अलग अलग वलय से जुड़े रहते हैं। देखिए ए बी भुजा, है ना, ए बी भुजा में धारा की दिशा, है ना, ए बी भुजा में धारा की दिशा, है ना, ए बी भुजा में धारा की दिशा ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है। अतः वलय R2 में धारा, है कि नहीं, धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होगी, है कि नहीं, धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होगी, ऊपर की ओर प्रवाहित होगी। पुनः यहाँ लिखेंगे पुनः आधे चक्र के बाद, पुनः आधे चक्र के बाद ए बी भुजा CD के स्थान पर आ जाता है ना, CD के स्थान पर आ जाता है, CD के स्थान पर आ जाता है कि नहीं, CD के स्थान पर आ जाता है। तो इसमें धारा की दिशा नीचे की ओर हो जाती है, तो इसमें धारा की दिशा नीचे की ओर हो जाती है, धारा की दिशा नीचे की ओर हो जाती है, धारा की दिशा नीचे की ओर हो जाती है। अतः R2 रिंग में या वलय में, R2 वलय में अब धारा नीचे प्रवाहित होती है, नीचे की ओर प्रवाहित होती है, नीचे की ओर प्रवाहित होती है कि नहीं, नीचे की ओर प्रवाहित होती है। अतः R2 वलय में अब धारा नीचे की ओर प्रवाहित होती है। अतः, है कि नहीं, अतः स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है कि, है ना, प्रत्येक वलय में धारा आधे चक्र के बाद बदलता है, प्रत्येक वलय में, अतः इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक वलय में धारा आधे चक्र के बाद, है ना, आधे चक्र के बाद बदल जाता है कि नहीं, बदल जाता है, जो प्रत्यावर्ती धारा है कि नहीं, जो क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है
है ना। प्रत्यावर्त धारा क्या होता है, समय के साथ बदलता रहता है। प्रत्यावर्त धारा इस प्रकार होता है ना बच्चों, इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि आधे चक्र में वो प्लस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो आधे चक्र में वो माइनस दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब है कि एक चक्र में वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी प्रवाहित हो रही है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी प्रवाहित हो रही है। तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि आधे चक्र में पॉजिटिव डायरेक्शन वाला करंट प्रवाहित हो रहा है बलय से, तो जब वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो नेगेटिव करंट वाला प्रवाहित होने लगा इसमें। इसका मतलब है कि एक बलय में पॉजिटिव भी करंट फ्लो करता है और नेगेटिव करंट भी फ्लो करता है, अतः इससे प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। तो ये था मेरा, है कि नहीं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बच्चों। तो ये इस बात को आप लोग, मैंने आज दोनों ही बातों को स्पष्ट कर दिया कि दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, और इसमें धारा किस प्रकार उत्पन्न होती है। इसे मैं आप लोगों को हर एक पार्ट को तोड़ करके अच्छी तरह से समझाने का मैं प्रयास किया। तो आपका लेसन यहीं तक था बच्चों। इससे ज़्यादा जो है आप लोगों को 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। यदि आप लोगों को आगे पढ़ना भी है, ज़्यादा जानना भी है, तो आपको आगे क्लास में इसके बारे में मौका मिलेगा सीखने को। तो चलिए, आज का वीडियो मेरा इतना ही रहेगा और अब मैं 10th क्लास का वीडियो समाप्त हो गया बच्चों। मेरा कोर्स जो है 10th क्लास का अब कंप्लीट हो गया है कि नहीं। तो अब आप लोगों को यदि और इसके बारे में जानना है तो अब आगे क्लास में ही जा कर के मिलेगा मौका पढ़ने के लिए, है कि नहीं। अब आगे के दिन में मेरा 10th क्लास का वीडियो अब नहीं आएगा। जो भी बातें आप लोगों को यदि रिवीजन करने की होगी तो मेरे, है कि नहीं, चैनल पे जाइए, अंदर में आलोक फिजिक्स क्लास चैनल के अंदर जाइए और वहाँ पर प्रत्येक वीडियो को आप लोग दोबारा, है ना, रिव्यू करके उसको देख सकते हैं। मेरी पूरा वीडियो इसमें बनाया हुआ है, प्रकाश का, है कि नहीं, विद्युत का, चुंबक का, सब वीडियो है और प्रत्येक वीडियो घंटा, एक एक घंटा का फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से समझाया है। तो आप लोग अंदर में जाएं मेरे चैनल के अंदर और सभी वीडियो को दोबारा देखें ताकि आप लोगों को हर चीज़ ज़्यादा समझ में आए, है कि नहीं। तो ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों के साथ अब अगले साल नए 11th क्लास में, है कि नहीं, नए ढंग से प्रेजेंट रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे सभी वीडियो को देख करके आनंदित रहें, है कि नहीं। आप लोग हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह जिस प्रकार आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा और 10th क्लास को आप लोग पास करेंगे और 11th क्लास में जब जाएंगे तो 11th क्लास का भी फिजिक्स का सारा वीडियो आपको इस चैनल में मिलेगा। यहाँ तक कि, है कि नहीं, जब आप लोग 11th क्लास को पास कर जाएंगे और जब 12th क्लास में जाएंगे तो वहाँ 12th क्लास का भी वीडियो मेरा इस चैनल पे आप लोगों को मिलेगा। यहाँ तक भी नहीं, 12th क्लास जब आप लोग पास कर जाएंगे उसके बाद जब BSc में जाएंगे, जब फिजिक्स ऑनर्स को आप लोग अपने पास रखेंगे तो फिजिक्स ऑनर्स का भी आप लोगों को वीडियो इस चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें बच्चों, ताकि आप लोगों का जितनी भी फिजिक्स संबंधी जो भी परेशानी है जो कि प्रत्येक साल आप लोगों के साथ आता है, उस परेशानी को मैं दूर करते जाऊंगा। बशर्ते आप लोगों को मेरे चैनल पर बने रहना होगा। लाइक करते रहें, इसे सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और चैनल को बार हमेशा देखें। ये नहीं कि आज इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया तो ये चैनल आप लोगों के लिए बंद हो गया, नहीं। चैनल को शुरू से देखें, सभी वीडियो को शुरू से आप देखें, है कि नहीं। कहाँ से देखना है आप लोगों को, एकदम प्रकाश के लेसन से वहां से देखना है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में मैंने पूरा समझाया है, उस वीडियो को शुरू से देखें और आप लोग पुनः समझाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। जो भी तरह की बातें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला है और कमेंट बॉक्स के लिए जो भी तरह के प्रश्न उसमें मैं देखूंगा तुरंत उसका सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, टाइम मेरा काफ़ी हो चुका है कि नहीं। तो अब आज मैं वीडियो को इतना ही दूर तक रखता हूँ। आप लोग हर चीज़ को समझने का अच्छी तरह से प्रयास करेंगे, है कि नहीं। तो ठीक है, आप लोग पढ़े बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी करें, अच्छी तरह से तैयारी करें, है कि नहीं, ताकि आप लोग 90, 95%, 100%, 99% नंबर एग्ज़ाम में ला सकें। कोई भी तरह की परेशानी होती है तो आप लोग फिजिक्स संबंधी प्रश्न को मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगा, है कि नहीं। ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा पढ़ें, खूब मेहनत करें, है कि नहीं। अच्छे भविष्य आपका हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। तो इसी कामना के साथ मैं आज 10th क्लास का वीडियो को समाप्त करता हूँ, है कि नहीं। तो फिर
मुलाकात होगी आपके साथ नए रूप में, नए क्लास में, 11th क्लास में। तब तक के लिए मुझे विदा विदा दें। आप लोगों ने जो मेरे वीडियो को देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।